हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं, सोचिए, एक छोटी सी पेंसिल से लेकर एक विशाल हवाई जहाज तक, ये सब कहीं ना कहीं तो बनती ही हैं। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए वो कौन सी सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी चीजें हैं? आज हम प्रोडक्शन के उन्हीं मूलभूत स्तंभों को, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझने जा रहे हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ कपड़ों या फोन तक सीमित नहीं है। इसका जवाब असल में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इससे समझने की चाबी है। हर चीज जो हमारे आसपास बन रही है वो कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर ही आधारित होती है। तो चलिए आज उन सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं। प्रोडक्शन का स्केल कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है। जरा सोचिए, एक तरफ हाथ से बनी एक साधारण सी लकड़ी की नाव है और दूसरी तरफ एक बेहद कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाना है। हैं तो दोनों ही प्रोडक्शन के उदाहरण, लेकिन इन्हें बनाने के तरीके और जरूरी चीजों में जमीन आसमान का फर्क है ना? तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो, वो मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिका होता है। अगर इन्हें समझ लिया तो समझिए कि हमारी आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा समझ लिया। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये 4 मौलिक कारक आखिर हैं क्या। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोडक्शन के सबसे पहले और सबसे मूलभूत कारकों से। ये वो शुरुआती चीजें हैं जिनके बिना किसी भी निर्माण की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। जब हम अर्थशास्त्र में भूमि या लैंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जमीन के एक टुकड़े से नहीं होता। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो हमें प्रकृति से मिलता है और जिसका इस्तेमाल हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए खेती करनी है तो उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा काफी नहीं है ना? फसल उगाने के लिए पानी भी चाहिए, सूरज की रोशनी भी चाहिए। तो ये सब पानी, धूप, जमीन, ये सभी भूमि फैक्टर का ही हिस्सा हैं। ये सब नेचर के गिफ्ट्स हैं। इसके और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए जमीन, उस फैक्ट्री की मशीनों को ठंडा रखने के लिए नदी का पानी, ऊर्जा के लिए जमीन से निकला तेल या गैस, ये सब के सब भूमि के ही अलग अलग रूप हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मूलभूत कारक पर, और वो है श्रम, यानी लेबर। अब श्रम का मतलब सिर्फ शारीरिक मेहनत, मतलब हाथ पैर चलाना नहीं है। इसमें मानसिक प्रयास, किसी का कौशल, उसकी विशेषज्ञता, ये सब कुछ शामिल होता है। इसे ऐसे समझिए, एक चाय के बागान में जो मजदूर पत्तियां तोड़ रहा है वो भी श्रम कर रहा है, और एक ऑफिस में बैठकर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कोड लिख रहा है वो भी श्रम ही कर रहा है। एक शारीरिक श्रम का उदाहरण है तो दूसरा मानसिक श्रम का। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, हर श्रम का मूल्य एक जैसा नहीं होता। एक अकुशल श्रमिक के काम में और एक बहुत ही प्रशिक्षित इंजीनियर के काम में फर्क तो होता है ना? बस इसी फर्क को, यानी किसी व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के मूल्य को, अर्थशास्त्र में मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। तो सवाल उठता है कि ये मानव पूंजी बनती कैसे है? ये बनती है अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग से, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही बेहतर काम कर पाएगा, और एक ऐसे सामाजिक माहौल से जहां क्वालिटी और सुधार को बढ़ावा दिया जाता है। ये सारी चीजें मिलकर श्रम को और ज्यादा कीमती और प्रोडक्टिव बनाती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास प्राकृतिक संसाधन यानी भूमि है, और उस पर काम करने के लिए मानवीय प्रयास यानी श्रम भी है। लेकिन अब हमें उन औजारों और उपकरणों की जरूरत है जो हमारे काम को आसान और तेज बना सकें, और साथ ही एक ऐसी दृष्टि की भी जरूरत है जो इन सबको एक साथ लाकर कुछ नया बना सके। यहीं पर आता है हमारा तीसरा कारक, पूंजी यानी कैपिटल। पूंजी वो सभी इंसान की बनाई हुई चीजें हैं जो आगे और चीजें बनाने में मदद करती हैं। और ध्यान रहे, इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं आता, इसमें मशीनें, औजार और फैक्ट्रियां, ये सब शामिल हैं। किसी फैक्ट्री की मशीनरी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, उस मशीन को हम सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो मशीन उन चीजों को बनाती है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही चीजों को पूंजीगत वस्तुएं या कैपिटल गुड्स कहा जाता है। तो ये पूंजी भी कई तरह की हो सकती हैं। एक होती है भौतिक पूंजी, जैसे मशीनें, इमारतें वगैरह, और दूसरी होती है वित्तीय पूंजी यानी पैसा। और इसे जुटाने के भी कई तरीके हैं। लोग अपनी बचत लगाते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं, या फिर शेयर बाजार से निवेश उठाते हैं। और अब आता है चौथा और शायद सबसे जरूरी कारक, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। ये वो अदृश्य शक्ति है, वो चिंगारी है जो भूमि, श्रम और पूंजी, इन तीनों को एक साथ लाती है और कुछ नया और कीमती बनाती है।
ये जोखिम उठाने और कुछ नया करने की क्षमता है। एक उद्यमी सिर्फ एक बिजनेस का मालिक नहीं होता, वो बाजार में किसी अवसर को पहचानता है, फिर भूमि, श्रम और पूंजी जैसे सभी जरूरी संसाधनों को जुटाता है, अपना पैसा और समय लगाकर जोखिम उठाता है और आखिरकार समाज के लिए कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। हमारे देश में इसके एक आदर्श उदाहरण है महान उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा। वो इस भावना में दृढ़ विश्वास रखते थे कि किसी भी बिजनेस की जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज की बेहतरी में योगदान देना भी है। तो हमने 4 मुख्य कारकों को समझ लिया है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो इन सभी की ताकत को, इनकी प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा सकती है। ये एक असली गेम चेंजर है। हम बात कर रहे हैं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी को अक्सर 5वां कारक नहीं गिना जाता, बल्कि इसे एक शक्तिशाली सहायक या इनेबलर माना जाता है। ये हमें भूमि, श्रम और पूंजी का और भी बेहतर और कुशल तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करती है। जरा इस फर्क को देखिए, एक प्राचीन हाथ से सिला हुआ जहाज और उसकी तुलना में एक आधुनिक फैक्ट्री जहां एक कर्मचारी कितनी जटिल मशीनरी चला रहा है। दोनों ही अपने अपने समय की तकनीक को दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी ने उत्पादन का पूरा चेहरा ही कैसे बदल कर रख दिया है। तो अब तक हमने प्रोडक्शन के सभी अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये चारों कारक एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये एक टीम की तरह हैं। बिना भूमि और कच्चे माल के श्रम और पूंजी का क्या करेंगे, और बिना एक उद्यमी के ये तीनों कारक कभी एक साथ आकर कुछ सार्थक बना ही नहीं सकते। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज हम ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं, जहां मशीनें तेजी से इंसानों का काम कर रही हैं। तो ऐसे में क्या श्रम का महत्व कम हो जाएगा, या फिर इंसान की रचनात्मकता, उसका कौशल और उसकी उद्यमिता पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगी? भविष्य का जवाब शायद इसी सवाल में छिपा है।